वेलकम टू एएस एजुकेशन बच्चों। आप एएस एजुकेशन को इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर ज़रूर करें। इंदौर सुखलिया में 10 डेज़ का फ्री डेमो क्लास आपको मिलेगा। किसमें? ऑफलाइन क्लासेस में। और आप अपने घर बैठे इसको रजिस्टर कर सकते हैं बाय दिस क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। चलिए, जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था 7 डेज फुल रिवीजन में, आज उसमें हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ी देर में अपलोड होगा पार्ट 1 के बाद में। अच्छा, चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले अगर हमको मान लीजिए क्वेश्चन आता है रूट्स का और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग उसका एलिजिबिलिटी निकालने जाएं तो एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। गॉट इट? तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है सर? सर डिस्क्रिमिनेंट निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए बी सी कौन होते हैं? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इस केस में 1 है। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो अगेन इस केस में 1 है। और सी होता है कांस्टेंट टर्म जो इस केस में -1 के बराबर है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे इसको आप कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो 1 1 और -1 है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे ना, एक्स के जो दो वैल्यूज़ निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट निकलेंगे और रियल निकलेंगे। सर ये डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग निकलेंगे और रियल वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है साहब। अगर आपका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आया है तो d इज इक्वल टू 0 पे रूट्स जो निकलेंगे वो इक्वल निकलेंगे और रियल वैल्यूज़ निकलेंगी। ये भी ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। मतलब इमेजिनरी रूट्स को हम एक और कंडीशन से बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके किसको चेक करेंगे हम लोग? डी को चेक करेंगे। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। और सी की वैल्यू कितनी है? -1। चलिए इसको देखते हैं। 1। अच्छा, जब हम सेकंड यहाँ पर माइनस लिखने जाएंगे तो हमको दिख रहा है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 इंटू 1 1, सॉरी 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 1 अगेन 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर विल बी 5। 5 क्या है बच्चों? 5 है डी इज ग्रेटर देन, क्या बोलूँ मैं? 0, क्योंकि 5 जो है वो 0 से बड़ा है। तो जब भी d इज ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स निकलेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट नहीं, इरेशनल नंबर्स नहीं निकलते हमारे। कौन से नंबर्स निकलेंगे? रेशनल नंबर्स निकलेंगे, है ना? क्योंकि अच्छा थोड़ा सा इस चीज़ में देखें तो इरेशनल नंबर आ रहा है क्या? लाने के लिए हमको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। देखो कैसे हम इसको ऐसा करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो डेफिनेटली हमारा जो 5 है वो भी रूट के अंदर ही होगा। तो रूट के अंदर आया, प्लस का रूट 5 एक बार और एक बार माइनस का रूट 5 जाएगा। इसका मतलब रूट 5 अपने आप में कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो बिल्कुल सही है, डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे और इरेशनल रहेंगे। होंगे तो रियल, क्योंकि रियल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल वाला पार्ट है ये डेफिनेटली। अगर इस 5 की जगह पर कोई परफेक्ट स्क्वायर आया होता
तो वो डेफिनेटली रूट से बाहर आ जाता, तो अपन बोलते रैशनल और डिस्टिंक्ट रूट्स, लेकिन ये इरेशनल और डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया है ना। हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर होता है डी, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो उतना नॉलेज हमको यहाँ पर लेके आना है, तब जाकर हम इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए, आई होप कि समझ में आया है, छाप ले इसको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज 16। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 16 के बराबर है, मतलब जिसकी अभी हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, तो आपसे वैल्यू ऑफ c फाइंड करने को बोला है। ठीक है, कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है कहाँ से, b² माइनस 4ac से। अच्छा, आप पहले ए बी सी डिफाइन कर दें भाई। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, b की वैल्यू कितनी, जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज -2, और c की वैल्यू नहीं पता है, उसकी जगह पर हमको c ही रखना है। चलो यहाँ पर पुट करते हैं, d है हमारे पास, a है हमारे पास, b और c। d की वैल्यू पुट करें 16, b² दैट इज -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, और c की जगह पर हमने c को ही रखा है। अच्छा, 16 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 12c। ओके, तो 12c को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12c, और 16 को इधर लेके आते हैं, दिस वुड बी माइनस, है ना, तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी। अच्छा, 12c इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16 विल बी -12, बिल्कुल सही। तो c की वैल्यू आ जाती है दोस्तों -12 अपॉन में 12, तो 12 से 12 कैंसिल, द आंसर विल बी -1, तो c की वैल्यू हमारे पास आती है -1, है ना। इजी था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो थे डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन पे दिमाग आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका कंसेप्ट जो है आपका और बेहतर होगा। छाप लीजिए इसको, और जिसको समझ में नहीं आया कच्चा पक्का एक बार फिर से देखें इसको और फिर आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है वो, अगेन डिस्क्रिमिनेंट वाली पिक्चर है यहाँ, देखो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी अटपटी है ना, थोड़ी सी उलझी हुई है। तो देखो जरा, c प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू सी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस थ्राइस ऑफ c प्लस 9। तो सर यहाँ ए बी सी कैसे आइडेंटिफाई करें, ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो गई, ये तो बहुत जॉइंट फैमिली है। तो देखो कैसे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c प्लस 1, तो इस पूरे को हम बोल देंगे a। ठीक है साहब, b को देखते हैं क्या आएगा। b की जगह पर क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कौन है, -6 इंटू सी प्लस 1, ये पूरा b, मतलब x का कोएफिशिएंट है, मतलब b वैल्यू है। अच्छा, c वैल्यू सर, तो c वैल्यू है 3 इंटू सी प्लस 9, ये आपकी c वैल्यू। तो a b c आ चुके, जब a b c आ चुके तो हम d फाइंड कर लेते हैं, है ना। उन्होंने क्या क्या फाइंड करने को बोला है, c फाइंड करने को बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में d की वैल्यू होती है 0, तो d इक्वल टू होना चाहिए 0, है ना। तो ये हमारी कंडीशन कहाँ से आई, जब मैंने लास्ट लाइन को पढ़ा तो उसमें लिखा था रियल एंड इक्वल रूट्स, गॉट इट। तो बस d की वैल्यू है, a b c की वैल्यू हम प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेंट के तौर पे रख देंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट पे ही बेस्ड है। चलो करते हैं, इजी है। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी साहब, 0। b की वैल्यू कितनी है, -6 c प्लस 1 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि पूरे बी का स्क्वायर है वो। माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या रखना है? c+1 रखना है सर, है ना, इंटू तीसरा कौन है? c की जगह पर क्या रखना है? थ्राइस ऑफ c+9। गॉट इट। ध्यान रखिएगा, ये जो c हम लगा रहे हैं, ए बी सी की जगह पर जो सी लगा रहे हैं, वो वाला सी नहीं है जो कि हमको वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है ना। सी मतलब कि इस जगह की वैल्यू। तो ये वाला सी और ये सी दोनों डिफरेंट सी हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है ना। ए बी सी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो सी नहीं है जो हमको क्वेश्चन में दे के रखे हैं। सी तीन तीन सी दे के रखे हुए हैं, वो सी उस जगह का नाम है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का नाम है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो 0 इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में है c+1 का होल स्क्वायर। तो अभी मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ, अभी और आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 इंटू 3 कर लो पहले, दैट इज 12। अंदर क्या बचेगा? c+1 इंटू c+9, है ना। इतनी कहानी है अपने पास। इसको, इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? c+1 को कॉमन के तौर पे बाहर निकाल लो। तो देखो जरा, 0 इक्वल टू c+1 मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? सर 12 भी कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लो भाई 12 कॉमन। देखो जरा, ये अपन 12 भी कॉमन निकाल लेते हैं, पहले इसको हटा ही देते हैं पूरा। देखो 12 कॉमन निकाला, c+1 कॉमन निकाला, दोनों टर्म्स में से, इस टर्म में से भी और इस पूरी टर्म में से भी। अब इसके पास क्या बचा? 12 3 36 होता है, तो 3 बचा और एक c+1 बचा, ठीक है। माइनस इसका 12 जा चुका है, इसका c+1 जा चुका है। इसके पास क्या बचा? c+9 बचा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। 0 इज इक्वल्स टू 12 इंटू c+1। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर लो और इस माइनस को इसमें हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जरा कैसे आएगा, 3c प्लस 3। अब ये ब्रैकेट खुलेगा ये वाला, तो माइनस अंदर इंटू जाएगा c-9, है ना, -c-9। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर ध्यान दें इस इक्वेशन पे। 12 मल्टीप्लाइड विद c+1 मल्टीप्लाइड विद दिस होल वैल्यू, गॉट इट। तो 12 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम भेज सकते हैं भाई 0 के नीचे, 0 के नीचे भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 12 को हमने फेंक दिया, तो ये बचा c+1 इंटू 3c में से एक c चला जाएगा, तो बचा 2c, है ना। फिर 3 प्लस का है और माइनस है 9 का, है ना, 9 माइनस का है, तो माइनस के 9 में से 3 प्लस का कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का 6 बचेगा। ये माइनस का 6 बच गया साहब। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो c की दो वैल्यूज आ रही हैं। ये हमारे पास जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आते हैं। उसी प्रकार की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल बन रही है। तो एक बार हम c+1 को क्या करेंगे? 0 के पुट करेंगे, 0 के बराबर। तो c की वैल्यू एक बार आती है -1, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी हम रखेंगे 2c-6 को इक्वल टू 0। तो इस बार c की वैल्यू आ रही है कितनी? 6/2, दैट इज नथिंग बट 3। तो -1 और 3 जो है वो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है ना। तो ये c के दो वैल्यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। c यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है c -1 के बराबर नहीं हो सकता भैया। क्यों नहीं हो सकता -1 के बराबर? क्योंकि आप -1 यहाँ लिखोगे तो -1 और 1 दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप -1 + 1 लिखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट भी खत्म हो जाएगा। तो केवल कौन बचेगा? केवल कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट बचेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो -1 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 3। सर हमको कैसे पता लगेगा कि हम वहाँ क्या लिख के आए? तो देखो बच्चों, आपने इतना सॉल्व किया है, स्टेप मार्किंग ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 नंबर तो आपके चढ़ चुके हैं।
आप ही मान के चलो। अब लास्ट में जिस बच्चे ने ये देख लिया कि भैया -1 के बारे में कुछ चर्चा करी गई है, कुछ बताया गया है, तो उसको भी फिगर आउट करना ज़रूरी है, तो उसके लास्ट आधे नंबर हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझें और लास्ट में आंसर जो है उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली रीचेक करें कि भाई जो मेरा आंसर निकला है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही निकला है कि नहीं निकला है। गॉट इट? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छाप लें इसको, नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम ये समझ गए कि डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा डरावना लगा था शुरू में, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है। तो तीनों पैटर्न्स के क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट के मैंने आपको बता दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको पढ़ते हैं, उसकी भूमिका बनाते हैं और उसका प्रॉपरली फॉर्मुलेशन करते हैं। चलो ध्यान से, अगर थक गए हैं तो पॉज करके 2 मिनट रेस्ट लें, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। चलिए कर लीजिए ऑन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। ठीक, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। अब बात चल रही है क्या कि अगर मेरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ज़्यादा चलती, मतलब ज़्यादा तेज़ी से चलती, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। उस ट्रेन ने 30 मिनट जल्दी, मतलब वो ट्रेन 30 मिनट जल्दी पहुंचा देती। ऑब्वियस सी बात है। तो एक कंडीशन कौन सी दे रखी है? एक कंडीशन दे रखी है आपको नॉर्मल स्पीड पे नॉर्मल टाइम में 90 किलोमीटर कवर करने का, और एक कंडीशन दे रखी है कि 15 किलोमीटर ज़्यादा कर दो स्पीड तो समय कम लगेगा, और अभी भी 90 किलोमीटर कवर कर रहा है वो। तो 2 कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं। पहले देखिए, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप बोलोगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है साहब, एंड इट टुक t सेकेंड्स या t आवर्स टू कवर 90 किलोमीटर्स। गॉट इट? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो होता है स्पीड, आप बोलोगे वी नो दैट करके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बटे में टाइम। अच्छा, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 90, अपॉन में टाइम कितना है t। तो ये हो गई साहब आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अभी फर्स्ट इक्वेशन मैं नहीं बोलता हूँ इसको, लेकिन अभी ध्यान से समझें। इसके आगे एक छोटा सा मैं इसमें कन्वर्जन और करूँगा, अभी इसको यहीं पर छोड़ देते। तो पहला इक्वेशन रेडी हो गया हमारा, क्या कि x इक्वल टू 90/t। अच्छा, दूसरा केस क्या बोल रहा है? अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती, तो अब दूसरे केस के लिए क्या बोलूँगा? x प्लस 15, ये स्पीड नई वाली स्पीड बन चुकी है, इज इक्वल्स टू कवर अभी भी हम 90 किलोमीटर ही कर रहे हैं, लेकिन अब जर्नी में हम 30 मिनट पहले पहुंच गए। तो ध्यान से समझिएगा, आपको टी आवर्स लग रहे हैं पहले, तो इस बार 30 मिनट पहले पूछेंगे तो, लेकिन 30 मिनट में नहीं बोल सकते, उसको आर में बोलना पड़ेगा हमको। तो हम क्या बोलेंगे उसको? टी प्लस नहीं, क्योंकि जल्दी पहुंच रहे हैं तो माइनस होगा। इस टाइम में हम 30 मिनट माइनस कर देंगे, मतलब हाफ एन आवर माइनस कर देंगे, है ना। तो आपको पहले 30 मिनट्स को काय में चेंज करना पड़ेगा? आवर्स में। तो आवर्स में 30 मिनट्स कितना होता है? हाफ। तो टी माइनस हाफ। अब ये यूनिट सेम है तो टी माइनस हाफ लिख सकते हो आप। अगर टी माइनस 30 लिख देते तो गलत हो जाता, आधे बच्चे तो यही करने वाले थे, है ना। लेकिन अब आपने वीडियो देख लिया तो अब नहीं करोगे। तो मिनट्स में दे रखा है कि आवर्स में दे रखा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं अपन। तो देखो x प्लस 15, ये जो है t माइनस हाफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा इक्वल टू के उधर, क्योंकि अभी डिवाइड में है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, t माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 90। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में एक काम करो, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दो कि t ऊपर भेज दो और x को नीचे भेज दो।
ऐसा करा जा सकता है ना। 90/x कर दो इसको, तो t चला गया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और x मल्टीप्लाई से काय में आ गया, डिवाइड में साहब। अब t की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, सेकंड वाली में। तो इसको रखा अपन ने फर्स्ट इक्वेशन, इसको रखा अपन ने सेकंड इक्वेशन। कर दो भाई, सेकंड कर दो। सर आपको बक्से बनाने का बड़ा शौक है, जब देखो तब बक्से बना देते हो आप। देखो बॉक्सेस बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में भी, आप भी बना सकते हो बोर्ड्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉक्सेस आप उन पे बनाओ जो आपके फाइनल आंसर्स हैं, फाइनल इक्वेशन से होंगे। ओके, जैसे 1 2 है तो 1 2 को लिखने के साथ साथ आप बॉक्स भी बना सकते हो, ठीक। चलिए, तो t की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x प्लस 15 इंटू टी की वैल्यू क्या रखूं, 90/x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 90। चलो अब इसको सॉल्व करने का आगे कंडीशन हम कवर करते हैं। देखो अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x प्लस 15 लिखा रहने दो, 90/x माइनस हाफ, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नीचे जाएगा 2x, x का मल्टीप्लिकेशन इधर, 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर, तो ये बन गया 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 90। अच्छा 2x पूरे के नीचे है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो पूरे के नीचे 2x है, 2x यहाँ से 90 के पास चला जाएगा इक्वल टू के उधर, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 15 इंटू 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2 दैट इज 180x। गॉट इट। अच्छा यहाँ पर होंगे 4 मल्टीप्लिकेशन, x का वैल्यू इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करेगा, 15 का वैल्यू भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। चलो x इंटू 180x, x इंटू x मतलब x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर है ना, फिर 15 इंटू 180 नहीं पता, ठीक है, तो 15 इंटू 180 ऐसा कैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 इंटू माइनस एक्स माइनस 15x इज इक्वल्स टू 180x। क्लियर। अच्छा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी 180x दिख रहा है, इक्वल टू के उस साइड भी 180x दिख रहा है, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक उठ के इधर आएगा दूसरे के पास तो अपना साइन चेंज करेगा और प्लस माइनस के होंगे तो वो लड़ लेंगे, ठीक है ना। 180x से 180x चला चला जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को राइट ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 15 इंटू 180। गॉट इट। आप चाहो तो 15 इंटू 180 कर लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आलस कर रहा हूँ, 15 इंटू 180 कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो 0 आएगा एंड में, 15 जो होता है वो 20 टाइम्स होता है 300। ओके तो 15 इंटू 18 कितना हो जाएगा, उसमें से 30 हम माइनस कर लेते हैं, 270 कर देते हैं, तो 270 2700। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से ये सही है कि नहीं है। ओके 15 टेंजा 150 है ना, 150 के बाद 270 तो 0 आ गया, 15 20 300 होता है, हाँ ठीक है सही जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700, ठीक है। अच्छा सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 2700 ही आएगा माइनस का, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, कुछ ज़्यादा साइड में हो गया, ठीक है। तो 2700 का हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। चलो 2700 का फैक्टराइजेशन करते हैं, और ऐसा करते हैं कि उनका देखो, पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है ये, जब हम फैक्टराइज कर रहे थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के दौरान अगर उसका साइन माइनस आता है, इसका मतलब बीच वाली टर्म सब्ट्रैक्शन से बनी है, दो टर्म्स के सब्ट्रैक्शन से बीच वाली टर्म बनी है। और अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई प्लस आता है, इसका मतलब बीच वाली टर्म एडिशन से बनी है। गॉट इट। है वो दोनों टर्म्स के मर्ज होने से ही बनी है, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन से कब बनती है, एडिशन से कब बनती है, उसको मैंने आपको बताया है अभी। तो -2700 है, इसका मतलब माइनस साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन से बनी होगी, तो एक वैल्यू बड़ी होगी एक वैल्यू छोटी होगी, और दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलके हमारा 15 आया है।
चलो देखते हैं इसको इसको हम लोग फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइज करोगे आप तो सबसे पहले आप इसको कैसे कर लो, 15 और 180 तो कर ही लो, जो कि था, देखो मैंने पहले ही बोला था कि मत करो, ठीक है। 15, 3 5 ज़ा 15 होता है, 180 को और तोड़ लेते हैं 2 और 90 में, ठीक है। हमको सब्ट्रैक्शन कितना लाना है, 15। अच्छा 3 एक प्राइम नंबर है और नहीं टूट सकता, 5 नहीं टूट सकता, 2 नहीं टूट सकता, 90 टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। 90 को काय में तोड़ लें, 90 को एक काम करो 10 इंटू 9 में तोड़ लो। अभी थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझते हैं, है ना, ये आ गए इनके फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को थोड़ा सा मर्ज करते हैं, देखते हैं 15 इनका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। पहले एक काम करो, 9 5 ज़ा कितना होता है 45, तो ये आ गया, इधर आ गया 45। मैं तो नहीं आ रहा बीच में, मैं आ रहा हूँ तो हटा देता हूँ मैं अपने आप को थोड़ा सा, ये देखो हटा दिया मैंने। 5 इंटू 9 45, ठीक है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10 60। अरे वाह, तो 60 और 45 का डिफरेंस 15 है, बहुत बढ़िया। और यही दोनों से मल्टीप्लाई 2700 निकल रहा है, मतलब हमारे जो स्प्लिटिंग था वो कंडीशन हमने निकाल लिया। तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा साइन कौन सा है 15 का, प्लस, तो बड़े वाले का प्लस साइन आएगा, 60x माइनस 45x माइनस 2700। अब दो दो के पेयर बना लो, है ना, ये आप लोगों को पता है। अच्छा x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 60, यहाँ से माइनस क्या कॉमन लूँ, 45 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा x प्लस 60, x प्लस 60, x प्लस 60 कॉमन निकाल लो भाई, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 कॉमन निकल गया। और एक और चीज़ कॉमन निकली, अंदर बची है जो x प्लस 45। तो एक बार हम x प्लस 60 को 0 रख देंगे, x प्लस 60 को हमने 0 रखा, तो वहाँ से आंसर आया x इक्वल टू माइनस 60। अरे नहीं 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 नहीं, ये आंसर तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि किसी चीज़ की स्पीड माइनस में हो सकती है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू कितना 45। हाँ ये आंसर हो सकता है, और यही आंसर है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में ये ट्रेन की स्पीड निकलती है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। ये देखो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन ये रहेगी। एक बार इसको अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को करें, फैक्टराइजेशन कैसे किया है वो ध्यान से समझें, है ना। पूरा जो क्वेश्चन मैंने कराया है इसको दोबारा देखें, और जिन बच्चों का आ गया है वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो यू आर अहिड, है ना, आप वे अहिड हो अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली आंसर लेके आ पा रहे हो तो। बी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट छाप लें इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं।